नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11,000 कन्याओं के पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने इसे दिव्य और प्रेरणादायक आयोजन बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज में बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम नारी गरिमा को बढ़ावा देते हैं, साथ ही नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण है। ये बड़ा अद्भुत एक पूजन का कार्यक्रम है। इसमें 11,000 कन्याओं का पूजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये हमारी कन्याओं के प्रति हमारा समर्पण, हमारा भाव, आदर और सम्मान बेटियों के प्रति दर्शाता है। और इस शानदार पहल के लिए, जिससे हमारा सनातन का जो परंपरा है वो भी आगे बढ़ती है और इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे युवाओं को, नौजवानों को, नई पीढ़ी को जोड़ने में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि हमारे कैसे त्योहार होते हैं, कैसे उत्सव होते हैं, कैसी हमारी मान्यताएं हैं, वो नई पीढ़ी को भी हस्तांतरित होते हैं, नई पीढ़ी में भी ट्रांसफर होते हैं। और ये बड़ा ही एक श्रद्धा और आस्था का पर्व है। चैत्र नवरात्रि भी चल रही है, तो ऐसे समय पर ऐसा पावन आयोजन होना अपने आप में पूरे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियों और भविष्य के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि जनता ने परंपरा तोड़कर स्थिर सरकार को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने संतुलित विकास पर जोर दिया है, जिससे गांव और सीमांत क्षेत्रों तक लाभ पहुंचा है। सीएम ने सड़क, बजट सरप्लस, प्रति व्यक्ति आय, बिजली, कृषि और पर्यटन में प्रगति का दावा किया। सम्मान नागरिक संहिता को ऐतिहासिक कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का हर निर्णय जनता को समर्पित है। उत्तराखंड की जनता ने हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार राज्य के अंदर एक परिपाटी थी, एक मिथक था कि हर बार सरकार बदल जाती है। उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और लगातार हमको सरकार में दूसरी बार लाकर काम करने और सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र तक समेकित रूप से, यानी समान भाव से काम हो, समान रूप से विकास हो, विकास की गंगा हर जगह पहुंचे। और ये संकल्प लेकर हम पहले दिन से लगातार आगे बढ़े हैं। उसका परिणाम आया भी है। और देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा 2026 की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष आपदाओं के बावजूद 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि इस साल अब तक 10 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। GMVN गेस्ट हाउस में 5 करोड़ रुपए अधिक की अग्रिम बुकिंग भी हो चुकी है। और देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर में मंगलवार को शहद निष्कासन का कार्य किया गया, जिसमें पहले चरण में करीब 60 किलोग्राम शहद निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग को निर्देश दिए कि परिसर और आसपास के 3 बी गार्डन विकसित किए जाएं और जिनमें बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली गार्डन शामिल हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन की अपार संभावनाएं हैं और यहां विविध फूलों की प्रजातियां उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद उत्पादन के अनुकूल है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय शहद उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी क्रम में नारसन ब्लॉक में एक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिनमें रुड़की विधायक और हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने प्रदीप बत्रा शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका ढोल, नगाड़ों और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने धामी सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों और विकास कार्यों को गिनाते हुए सरकार की नीतियों की सराहना की। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद अब आगामी रणनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विभाग संभालने के बाद संकेत दिए हैं कि जल्द ही बैठकों का दौर शुरू होगा और अगले 8 से 9 महीनों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजनाओं को जमीन पर उतारने पर खास जोर रहेगा ताकि जनता को सीधा लाभ मिल सके। मदन कौशिक ने सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनाते हुए इसे जन समर्थन का संकेत बताया और 2027 में फिर सरकार बनाने का दावा भी किया। आप पूरी चीजों को आप टेकअप करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे? मंत्री का दायित्व के बाद आज विधानसभा कार्यालय में आवंटन के बाद मैं आया हूं और अब कार्यालय में लगातार निरंतर विभाग की बैठक के बाद आगे अपनी सारी 8-9 महीने की रणनीति और पूरा कैसा रोड मैप हम तय करेंगे, अगले 8-9 महीने तक कंप्लीट उसको बनाएंगे और निश्चित रूप से समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है। सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 4 साल का शानदार कार्यक्रम प्रदेश भर में हुआ है। देहरादून में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आज लगभग 5,057 बच्चों को उनके वात्सल्य का पैसा यानी कि 3,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा जो स्वीकृत किया गया है, आज वो उनके खातों में डीबीटी की गई है। लगभग यह धनराशि 3 करोड़ 24 लाख के करीब यह धनराशि उनके खातों में डीबीटी की है। निश्चित रूप से इस धनराशि के प्राप्त होने के साथ में हमारे वात्सल्य के बच्चों को बहुत मदद हो जाती है और आर्थिक बहुत सहयोग हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगी। और देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड में शराब की दुकानों के आवंटन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस द्वारा सरकार पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे अपने कार्यकाल को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय की सरकार को डेनिस सरकार तक कहा गया था। देखिए, कांग्रेस अगर अपनी आंख पे लगे चश्मे की धूल को साफ कर पाती तो वो शायद देख पाती कि किसके कार्यकाल में डेनिस सरकार का नाम दिया गया था, किसके कार्यकाल की ये बात है। और उस सरकार के दौरान डेनिस रावत के नाम से कौन मशहूर हुआ था उसको भी उनको देखना चाहिए। और जहां तक रही बात उत्तराखंड राज्य के विकास की, तो वो निश्चित तौर पर अगर देखें तो उत्तराखंड राज्य का विकास हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य का विकास हो रहा है। तभी आज हम 4 साल बेमिसाल का इतना बड़ा उत्सव मना रहे। और देहरादून से खबर है कि अप्रैल माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे की संभावना को लेकर भाजपा संगठन में उत्साह का माहौल है। पार्टी नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री के हर दौरे पर राज्य को कोई न कोई बड़ी सौगात मिलती है। आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा प्रवक्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के आगमन से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है और इसका राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अप्रैल माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित दौरा है और सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है और आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 दौरे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड रहते ही रहते हैं। अप्रैल माह में उनका प्रस्तावित दौरा है। निश्चित तौर पर जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आते हैं, वो उत्तराखंड को सौगात देकर जाते हैं और उत्तराखंड में हमारे कार्यकर्ता जो है उत्साहित भी होते हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है। और निश्चित तौर पर विपक्ष तो वैसे उत्तराखंड में है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो बचा खुचा विपक्ष है वो भी हतोत्साहित होता है और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं की बेहतर जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को होती है, लेकिन फैसले सचिवालय स्तर पर लिए जा रहे हैं। बुटोला ने ऋषिकेश और हरिद्वार में लगने वाले जाम को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में इस दिशा में ठोस काम नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जमीन देने के बावजूद लोगों को अब तक आवास नहीं मिले हैं। होता है कि वहाँ की समस्याएं स्थानीय जनप्रतिनिधि बता सकता है। सचिवालय के अंदर बैठ करके अधिकारी तय नहीं कर सकते कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री में क्या समस्याएं हैं या पिछली बार क्या क्या दिक्कतें आई, उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। हाँ, ये जरूर मैंने कहा कि विधानसभा में मैंने चारधाम यात्रा को लेकर सबसे बड़ी समस्या में एक समस्या ही बताई थी कि जो हमारा प्रवेश द्वार केदारनाथ, ये ऋषिकेश और हरिद्वार के अंदर जो जाम लगता, जो परिस्थितियां होती, उसको लेके 9 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है। और बद्रीनाथ की जो आप बात करें, बद्रीनाथ के अंदर जो मास्टर प्लान में लोगों की जबरदस्त जमीनें ली गई थी, लोगों का वहाँ बद्रीनाथ के होटल के चारों ओर तोड़फोड़ जो की गई, लोगों को बसाने की बात कही गई थी, उनको रखने की बात कही गई थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड कांग्रेस अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया है कि दिल्ली में हुई कांग्रेस सीईसी बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। जल्द ही प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा होगी और सभी नेता चुनावी तैयारियों में जुटेंगे। प्रीतम सिंह ने भाजपा के तीसरी बार सरकार बनने के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि ये हकीकत से दूर है और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी गांव-गांव जाकर लोगों तक पहुंचेगी और एक बड़ी यात्रा भी निकालेगी। देखिए, दिल्ली के अंदर हमारी बैठक हुई, उस बैठक में पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है और सभी साथियों को जिम्मेदारी सौंपी है। उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे और आम जन तक सीधा संवाद स्थापित करेंगे। आपने कहा कार्यकारिणी को लेकर के शीघ्र कार्यकारिणी आपके बीच होगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आगामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग उठाई है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी उपलब्धियों के साथ प्रदेश की वास्तविक स्थिति भी जनता के सामने रखनी चाहिए। आर्य ने आरोप लगाया है कि राज्य में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याएं अभी गंभीर बनी हुई हैं। उत्तराखंड की महान जनता को मेरा सादर अभिवादन। आज सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने को है और सरकार जश्न मना रही है। सरकार को 4 साल का ब्यौरा, लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। 4 साल का उपलब्धियों का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज राज्य की जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, शिक्षा का लचर और व्यवस्थाएं कमजोर, लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, ये जनता के सामने है। मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं
महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए। बता चुके हैं। और वॉक्स चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। नमस्कार। आज हम बात उस वर्ग की करेंगे जिसके बिना ना शहर जिंदा रह सकता है, ना देश आगे बढ़ सकता है, जिसकी मेहनत से हमारी थाली भरती है, लेकिन जिसकी अपनी थाली अक्सर खाली रह जाती है। हम बात करें भारत के किसान की। भारत खेतों में सोना उगलता है, लेकिन किसान के घर में अक्सर अंधेरा ही रहता है। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि देश के सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं जो महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा कमा पाते हैं। बाकी किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता है और कई बार कर्ज में ही दम तोड़ देता है। हम अक्सर कहते हैं देश में अनाज की कोई कमी नहीं, तो फिर सवाल ये है कि किसान हमेशा परेशान क्यों है? क्योंकि समस्या उत्पादन की नहीं, व्यवस्था की है। आज भारत में 30 से 40% फल और सब्जियां सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास ना पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज है, ना सही ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसान खेत में पसीना बहाता है, धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, लेकिन मुनाफा उसकी जेब में नहीं जाता, वो चला जाता है बीच के दलालों के पास। किसान को मिलता है औने पौने दाम और उपभोक्ता को मिलता है महंगा सामान। फायदा किसका? ना किसान का, ना आम आदमी का। फायदा होता है सिर्फ बिचौलियों और बिगड़े सिस्टम का। अब समय आ गया है कि हम किसान को सिर्फ अन्नदाता कहकर भावनाओं में ना बहाएं, बल्कि उसे उद्यमी बनाएं, व्यापारी बनाएं, मालिक बनाएं। उसे सीधी पहुंच मिले बाजार तक, सही दाम मिले उसकी फसल का और सम्मान मिले उसकी मेहनत का। क्योंकि जब तक किसान व्यापारी नहीं बनेगा, जब तक वो अपनी फसल का मालिक नहीं बनेगा, तब तक खेती कर्ज का धंधा ही बनी रहेगी। और याद रखिए दोस्तों, अगर किसान टूटा तो देश की रीढ़ टूटेगी। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। अगर हमें सच में किसान की जिंदगी बदलनी है तो नारे नहीं, नीतियां बदलनी होंगी। किसान को उसकी फसल का MSP कागज पर नहीं, जमीन पर मिलना चाहिए। हर फसल की सरकारी खरीद सुनिश्चित हो, किसान को बिचौलियों से आजादी मिले। डिजिटल मंडी, फार्मर प्रोडक्ट कंपनीज और डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को हर जिले तक पहुंचाया जाना चाहिए। जब तक गांव में भंडारण की सुविधा नहीं होगी, किसान मजबूरी में सस्ते दाम पर फसल बेचेगा ही। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज और सस्ती लॉजिस्टिक व्यवस्था जरूरी है। किसान को साहूकार नहीं, बैंक का दरवाजा खुला मिले। कम ब्याज, आसान प्रक्रिया और समय पर लोन। कागजी बीमा नहीं, ऐसा बीमा जो बाढ़, सूखा या ओलावृष्टि में 30 दिन के अंदर भुगतान दे। ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप, मौसम की सटीक जानकारी और आधुनिक बीज, ये सब किसान तक मुफ्त या सस्ते में पहुंचे। गांव में ही आटा मिल, सब्जी प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी और फूड इंडस्ट्री लगे ताकि किसान सिर्फ कच्चा माल नहीं, तैयार माल बेच सके। किसान का बेटा बेटी मजबूरी में ना फंसे, अच्छी शिक्षा पाए और किसान परिवार को मुफ्त और क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले। किसान को भीख नहीं, सिस्टम चाहिए। सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए और भाषण नहीं, हक चाहिए। नमस्कार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में नए मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया है कि विभागों का बंटवारा संतुलन की बजाय राजनीतिक समीकरण साधने के लिए किया गया है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विधायकों को शहरी विकास और मैदानी क्षेत्रों में विधायकों को पहाड़ी आपदाओं से जुड़े विभाग देना व्यवहारिक नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है मुख्यमंत्री ने खनन और आबकारी जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन ये बंटवारा कहीं ना कहीं संदेह और सवाल उत्पन्न कर रहा है। ये प्रशासनिक समझ से ज्यादा राजनीतिक संतुलन साधने की कवायद ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इसलिए क्योंकि एक तरफ तो आपदा है जो कि एक बहुत ही संवेदनशील विभाग है, और
कहीं ना कहीं आपदा से तो उत्तराखंड का चोली दामन का साथ है। उस विभाग को आप ऐसे हरिद्वार के व्यक्ति को सौंप रहे हैं जिसका कभी व्यक्तिगत रूप से आपदा से आमना सामना नहीं हुआ और जो कभी आपदा के दंश को, उसके पीड़ा को समझ नहीं सकता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल को भले ही बेमिसाल बता रही हो, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। उनका आरोप है कि इन वर्षों में बढ़ते अपराध सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र किया। हम तो कहेंगे फेल सरकार इसलिए कहेंगे आबकारी लगातार आप देखिए पूरे सारे कहीं ना कहीं एक आम आदमी को सबसे पहले अगर हम कहें सरकार का सबसे मूल कर्तव्य जो होता है वो है आम नागरिक की सुरक्षा। तो वहां पर सरकार सबसे पहले फेल हो चुकी है और वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास खुद है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले गैर सनातनियों के मंदिर प्रवेश को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वहीं बीकेटीसी के बाद अब गंगोत्री मंदिर राज समिति ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। शदाब शम्स का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे हज में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित होता है, उसी तरह मंदिर समितियों के फैसलों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। कहाँ कौन से मंदिर परिसर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये वहाँ के धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। शादाब शम्स एक मजबूत मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई हज किए हैं, उम्रा किए हैं और मैं अपने आप को एक मजबूत मुसलमान मानता हूँ। मेरा कहना है जब हम सऊदी अरब जाते हैं तो वहां भी लिखा होता है नॉन मुस्लिम नॉट अलाउड। अगर मेरे जो धर्मात्मा हैं, धर्म गुरु हैं, जो पुरोहित हैं मंदिरों के, अगर उनको लगता है कि वहां आने से उसकी पाकीज़गी खंडित हो सकती है, अगर उनको लगता है ये उनका अधिकार है, उनको तय करने देना चाहिए कि कौन गर्भगृह में आएगा, कौन मंदिर में आएगा और कौन मंदिर परिसर में आएगा और कौन नहीं आएगा। देहरादून में संस्कृति और लोक परंपराओं का भव्य संगम देखने को मिला। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के संयुक्त तत्वाधान में 26 मार्च से 30 मार्च तक वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के करीब 100 कलाकार हिस्सा लेंगे। लोकगीतों और पारंपरिक नृत्यों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मंच पर जीवंत किया जाएगा। भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, इनसे हमें एक प्रोग्राम मिला है जिसमें 7 राज्यों के हमारे लोक नर्तक और लोक गायक ये परफॉर्म करेंगे देहरादून में। तो ये कार्यक्रम 27 मार्च को सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल बाईपास में, उसमें शाम को होगा। ये करीब 5 बजे से और 9 बजे तक, जब तक भी प्रोग्राम चलता है। खटीमा में वन्य जीव संरक्षण और प्रबंधन को लेकर वन विभाग और मीडिया के बीच एक महत्वपूर्ण वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां सुरई वन गेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में मीडिया की भूमिका, मानव वन्य जीव संघर्ष और वन्य जीवों के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही इस वर्कशॉप में सीनियर बायोलॉजिस्ट प्रशांत वर्मा और भास्कर जोशी ने वन्य जीवों के व्यवहार, पहचान और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। देखिए, मीडिया का रोल जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में अगर देखा जाए तो मीडिया एक पिलर के रूप में काम करती है। जो भी न्यूज़ डिसेमिनेट होती है या कहीं पे न्यूज़ पब्लिश हो रही है, उसको कैसे आप प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे बाघ हो, तेंदुआ हो या कोई अन्य जानवर होते हैं, अगर आप उसको हिंसक दिखाएंगे, आदमखोर दिखाएंगे या खतरनाक दिखाएंगे तो उससे पब्लिक जो है पैनिक हो जाती है। तो हम लोग मीडिया वर्कशॉप में यही सिखाते हैं कि आप अपने जो वर्डिंग है, आप अपने जो हेडिंग डाल रहे हैं उसको ऐसी प्रिसाइज बनाएं, ऐसे कंसाइज बनाएं। आज तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के द्वारा सुरई रेंज में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। जो इसका मुख्य उद्देश्य था, जो अभी आप देख रहे हैं जैसे वनाग्नि काल भी है और साथ साथ में मानव वन्यजीव संघर्ष,
जो वर्तमान समय की एक प्रमुख ज्वलंत समस्या के रूप में सामने आ रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं उसके संबंध में जो जानकारियां हैं उसका स्थानीय जनता के साथ किस प्रकार से हम प्रचार प्रसार करें कि भ्रांतियां न फैलें और सही सूचना सही समय में जनता तक पहुंचे। और क्योंकि मीडिया एक महत्वपूर्ण सोपान है जो स्थानीय जनता और विभाग के बीच में एक समन्वय, एक पुल बनाने का काम करता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।